तो यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। आपका पेपर आज है, तो आज आपके लिए बहुत ही यह पेपर जो आपके लिए ना बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। साहित्यिक हिंदी वाले जो हमारे साथी है ना, वो इस पेपर को जरूर देख कर जाएंगे। यहाँ से इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा और आपके एग्जाम में एग्जैक्टली प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। 2025 की बात करेंगे। साहित्यिक हिंदी आपका हो जाएगा समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 100 नंबर का आपका हो जाएगा 301 DF। ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र आपके हो जाएंगे। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्त है। ये क्या है? आखिरी चट्टान एक यात्रा वृत्त है। हजार हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा है? तो उपन्यास की विधा है। क्या है? उपन्यास की विधा है आपका, ये हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। क्या उसने कहा था? यह आपका हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। खुमान रासों के रचयिता रचनाकार कौन है? दलपति विजय आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय आपके हो जाएंगे। और महादेवी वर्मा किस काव्यधारा कवित्री हैं? तो छायावादी काव्यधारा की कवित्री आपकी हो जाएंगी। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी हो जाएगी? भारत भारती आपकी हो जाएगी। कामायनी की विधा रचना है तो महाकाव्य की है। और चलिए गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश पे देखिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक ध्यान दीजिएगा। जो आपका क्या है यार, लेखक कौन है? देखिए पाठ कहाँ का कौन सा पाठ है? राष्ट्र का स्वरूप राष्ट्र है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। लिख लीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी पढ़िए क्योंकि आपका समय बिल्कुल नहीं है। जितना कम समय में आप पढ़ लेंगे उतना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि हजारों वर्षों से राष्ट्र के नागरिकों ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जब तक संसार में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी, तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा। जन का सततवाही करना क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं किसी राष्ट्र के निवासी नदी के प्रवाह की भांति निरंतर प्रगति करते हुए अपने श्रम एवं कर्म के बल पर अपने पदचिन्ह बनाते हैं। आने वाली पीढ़ियां पदचिन्हों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ती हैं और अपना विकास करती हैं। प्रगति का पथ इसी प्रकार निरंतर घूमता हुआ चक्र है जो राष्ट्र के जनों को हमेशा के लिए अमर बना देता है। अपनी शक्ति अपनी क्षमता के बल पर राष्ट्र के उन्नति को पथ पर ले जाने का दायित्व राष्ट्र के लोगों का ही होता है। वे ही अपने ज्ञान कर्म और परिश्रम के बल पर राष्ट्र का विकास करते हैं। जन का प्रवाह कैसा होता है? तो जन का प्रवाह कैसा होता है? अनंत होता है। जन का सततवाही जीवन किसके समान है? जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह के समान है। मानव किस प्रकार उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है? तो मानव कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है। अथवा जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यह मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें भूलना अधिकार अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। पाठ का लेखक प्रकृति के मानदंड आपका पाठ हो जाएगा और इसके लेखक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके लेखक हो जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ध्यान दीजिएगा। संकेत में ध्यान प्रत्येक और करता है यहाँ पे हो जाएगा। रेखांकित अंश में लेखक उपाध्याय जी कहते हैं कि प्रत्येक सभ्य और सांसारिक समाज मानव के जीविकोपार्जन जीविका वृत्ति का किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है अथवा पालन करता है। व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? तो व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज की है। प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है? तो प्रगति के मुख्य मानदंड मानव का भरण पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य की आदि की व्यवस्था समाज द्वारा किया जाना।
हमें मूलभूत अधिकार के रूप में किसे स्वीकार करना होगा, तो हमें न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन हेतु रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। पद्यांश की पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होते मिट जात जमनु जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत सस्य अबिकल, कै कालंदी नीर तरंग जित्यो उपजावत, तिनको ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छलत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठक कसरत करत। ठीक है ना। अब देखिए इसका आपको शीर्षक क्या हो जाएगा, यमुना छवि आपको हो जाएगा, और कवि कौन है इसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। देखिए व्याख्या करेंगे, रेखांकित अंश में कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि यमुना जल की लहरों में चंद्रमा ऐसे दिखाई दे रहा है कि दंड बैठक करते हुए अनेक मल्ल या कसरत की क्रिया कर रहा है। कवि को चंद्रमा कैसा प्रतीत हो रहा है, कवि को चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह दोनों पक्षों में उदित होकर यमुना के जल में लीन हो गया। कालिंदी जल की तरंगों में कौन दिखाई पड़ रहा है, तो कालिंदी जल की तरंगों में चंद्रमा अनेक रूपधारी स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। जल में फुहार क्यों एवं कैसी उठ रही है, तो जल में चकोरी के चलने से चांदी की फुहार उठ रही है। कवि द्वारा यमुना की छवि का किस समय का वर्णन किया गया है, तो कवि द्वारा यमुना की छवि का पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन किया गया है। जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है, आपको अनुप्रास अलंकार बताना है। बैठी खिन्न यक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली संदुख उससे श्रीमती राधिकाए प्यारी, प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पवन दूतिका शीर्षक से अवतरित है। यह द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक प्रसिद्ध महाकाव्य के अंश से संकलित है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। बैठी खिन्न वातायनों से आपका हो जाएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित श्री राधिका जी पवन का स्पर्श कर उससे वार्तालाप करती हैं। कहती हैं, क्या कहती हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिऔध जी कहते हैं कि एक दिन श्री राधिका जी श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात अत्यंत वियोग से दुखी होकर वियोगिनी के रूप में अकेली बैठी थीं। उसने दोनों नेत्रों में से आंसू बह बहकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। इतने में प्रातःकाल बहने वाले सुख देने वाली वायु फूलों की श्रेष्ठ गंध लेकर धीरे से खिड़कियों के मार्ग से घर में प्रविष्ट हुई। जो वायु की श्री कृष्ण के ब्रज में रहने पर सुख देने वाली थी, वहीं अब सबके वियोग से श्री राधा के दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हुई। एक दिन अकेली अपने गेह में कौन बैठी थी, राधिका जी एक दिन अकेली अपने गेह में बैठी थी। श्रीमती राधिका पवन से क्या कहती हैं, हे प्यारी प्रातः की पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हो। पशु पद्यांश में दूतिका का संदेश वाहिका कौन है, तो पवन दूतिका का संदेश वाहिका है। ठीक है, चलिए देखिए अब जीवन परिचय आप लिखेंगे। एक किसी एक लेखक का आपको लिखना होता है और हमने वीडियो आपको दे रखी है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का चलिए लिखते हैं। तो देखिए श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता प्रकांड ज्योतिषी पंडित अनमोल दुबे और माता श्रीमती ज्योतिष कली देवी थी। इन्होंने वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1940 में वर्ष 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1960 में 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी में ये महान साहित्यकार सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गए। इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता आदि आपका हो जाएगा। आलोचना साहित्य में सूर साहित्य हो जाएगा, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर आपका हो जाएगा, सहचर का साहित्य का मर्म आदि। इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य आदि आपका हो जाएगा। उपन्यास ग्रंथ की बात करेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आपका हो जाएगा। अनुदित ग्रंथ की बात करेंगे, लाल कनेर, मेरा बचपन, विश्व परिचय, प्रबंध चिंतामणि और पुरातत्व प्रबंध संग्रह और प्रबंध कोश आदि आपका हो जाएगा। संपादित ग्रंथ में नाथ सिद्धों की बनिया, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक आदि आपका हो जाएगा।
अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। और पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आपके हो जाएंगे। जगन्नाथ रत्नाकर मैथिली शरण गुप्त। अब इसके देखिए इनका लिखेंगे, हरिओद जी का लिखेंगे। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय तथा माता श्रीमती रुक्मणी देवी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। मिडिल उत्तीर्ण करने के पश्चात आगे की शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी गए, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का अध्ययन किया। कानूनगो की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो बन गए। तत्पश्चात अवैतनिक रूप से काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रही है। ये यशस्वी साहित्यकार 6 मार्च 1947 को नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। इनकी रचनाओं की बात करेंगे, महाकाव्य में प्रिप्रवास हो जाएगा, वैदेही वनवास आदि हो जाएगा। और काव्य संग्रह में आपका क्या हो जाएगा, रस कलश, पारिजात, चोखे चौबदे और चुबदे चौबदे आपके हो जाएंगे, ठीक है। दूत काव्य की बात करेंगे, पवन दूतिका आपकी हो जाएगी। नाटक ग्रंथ में प्रद्युम्न, विजय एवं रुक्मणी परिणय। कहानी में ध्यान दीजिएगा, पंचलाइट कहानी आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसमें कुछ है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं पंचलाइट कहानी मैंने हम लोग बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। और आगे आपका एक और कहानी आता है, कर्मनाशा की हार, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये कहानी हर एक में आपकी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए आपका आता है गद्यांश, मतलब संस्कृत का गद्यांश होता है, जैसे याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी। और ये आप पढ़ लीजिएगा अपने से, और ध्यान दीजिएगा इसमें जो गद्यांश है विदितम भवति, अगर ये जहां से आपको दिख जाए तो आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मतलब पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से अवतरित है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के वार्तालाप द्वारा आत्मज्ञान का उल्लेख किया गया है। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरे न ही पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। अरे पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, ठीक है। अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। और प्रजानामेव भृत्यर्थम शताभ्यो बलिगृहीत सहस्त्र गुण सरष्टा मादन्ते ही रसम रवि। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत दिग्दर्शिका के निरुपत द्रिलिपा पाठक से अवतरित है, जो कि महाकवि कालिदास के रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संकलित है। अनुवाद की बात करेंगे, वे प्रजा के हित के लिए ही प्रजा से कर लेते थे। जैसे सूर्य जब भाप के रूप में जल ग्रहण करता है तो कोई नहीं जान पाता, तब उसका लाभ दो लोगों को वर्षा के रूप में मिलता है तो प्रजा प्रसन्न होती है। ऐसे ही राजा तब प्रजा से कर लेता था और प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था, परंतु जब उसका लाभ प्रजा को मिलता था तो वह प्रसन्न होती थी। मूल शंकरस्य जन्म कुत्र अभवत, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, आपको ये करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, महर्षि दयानंद से जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामनी अभवत। दयानंद भगनी कथम पंचगत्वा, देखिए दयानंद कनिष्यथि भगनी विशु चिकिया पंचतत्व गता आपका हो जाएगा। बिरजानंद कश्यम गुरु आशीत, महर्षि दयानंद से गुरु नाम गुरु बिरजानंद आशीत। महर्षि दयानंद कह गुरु आशीत, तो दंडी बिरजा नंद स्वर्मिन महर्षि दयानंद से गुरु आशीत। बीरस की परिभाषा आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। किसी काव्य या कविता को पढ़कर और सुनकर आश्रय के मन में शत्रु उत्कर्ष, दिनोत्थान, अधर्म विनाश आदि में संबंध नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो काव्यगत अंगों के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, ठीक है। उपमा अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है, यहाँ किसी काव्य या कविता में सधर्म साधर्म और के कारण उपमेय और उपमान में समानता या तुलना की जाए, वाचक सा सी समसरिस आदि उपमेय उपमान में संबंध स्थापित करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। बढ़ती जनसंख्या का भविष्य, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका, भारत में आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, आपके में समाधान। तो बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य एक गंभीर चिंता है। बढ़ती जनसंख्या आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत की
भारत भी इस समस्या को अछूता नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके कारण क्या है? पहला, जन्म दर में वृद्धि मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कुपोषण में कमी और महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है। मृत्यु दर में कमी, चिकित्सा सुविधाओं के सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बढ़ती जनसंख्या प्रभाव, संसाधनों पर दबाव, बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य, पानी, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। रोजगार का संकट, बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण की समस्या बढ़ रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़, प्रदूषण और यातायात की समस्याएं बढ़ रही हैं। पर्यावरण क्षरण, बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई, भूमि का क्षरण और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सामाजिक समस्याएं, बढ़ती जनसंख्या के कारण अपराध, गरीबी और असमानता जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण, ध्यान दीजिएगा, समाधान की बात करेंगे तो परिवार नियोजन के तरीकों को बढ़ावा देना और लोगों को जागरूक करना। शिक्षा की बात करेंगे, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और लिंग समानता को बढ़ावा देना। रोजगार सृजन, उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। शहरी नियोजन, शहरी क्षेत्रों का बेहतर नियोजन करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाना। बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है जिसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे। हमें संसाधनों का कुशल उपयोग करना होगा, पर्यावरण का संरक्षण करना होगा और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। तभी हम अपने देश का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक। तत् धन टीका में संधि, तत्टीका आपका हो जाएगा। उत धन लेख में संधि कौन सी हो जाएगी आपको लिखना होगा, तो उल्लेख आपका हो जाएगा। विष्णु प्लस अव में संधि कौन सी है? विष्णु अव हो जाएगा। जितेंद्रिय में समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। प्रतिदिन में समास अव्ययी भाव समास और आप बीती में समास तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। अपने क्षेत्र में हो रही हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र आपको लिखना है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। लिखना है सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। दिनांक आपको डाल देना है। विषय वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण हेतु प्रधान पत्र और पत्र आपको लिखना है। महोदय लिखेंगे, विनम्र निवेदन है कि आपको अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इधर कुछ महीनों से हमारे क्षेत्र में हरे भरे फलदार वृक्षों की कटाई अंधाधुंध रूप से की जा रही है, जिससे नई नई कॉलोनियों का निर्माण हो सके। अपने स्वार्थ सिद्धि के हेतु वृक्षों को काटने में ये क्षेत्र के लोग तकनीक भी नहीं सोचते कि फल फूल और शीतल छाया देने वाले वृक्ष हमें बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर हमें पर्यावरण की रक्षा करते हैं। आपसे निम्न निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक दंडात्मक कानूनी कार्यवाही करने की पहल करके वृक्षों की रक्षा में योगदान दे। धन्यवाद। दिनांक डाल देना है। भवदीप सचिन पांडे। आपको यहाँ पे नाम कुछ भी डाल देना है। आपको बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय मातु प्रत्यय है, महता में शब्द में प्रत्यय तल प्रत्यय है और हंसी तब्यह में प्रत्यय तब्यत प्रत्यय आपका हो जाएगा। रेखांकित पदों में किसी एक पद के लिए प्रयुक्त विभक्ति का संबंधी का नियम लिखिए। पादेन में विभक्ति तृतीया विभक्ति और नियम, ये प्यांगन विकार है योगे तृतीया। त्वम कृपात जलम आना है तो विभक्ति कौन? पंचमी विभक्ति। नियम ध्रुवम पायंग मात्पादानम, अर्थ में आपको छात्रेशु में कौन सा आ जाएगा? विभक्ति सप्तमी विभक्ति। नियम यतश्च निर्धारणम आपका हो जाएगा। जिस समूह अथवा वर्ग में चयन का निर्धारण होता है वहां षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।